नमस्कार, दूरदर्शन के कार्यक्रम पर्यावरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्यावरण, सुरक्षा और सवाल। यही हमारा आज का विषय है। पर्यावरण सोचकर देखिए, मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मतलब मानव जीवन की सुरक्षा और रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा करना बेहद ज़रूरी है। और जब पर्यावरण शब्द का जिक्र होता है तो उसकी सुरक्षा, आंदोलन और प्रदर्शन, इन सब से जुड़ा हुआ एक जो आंदोलन है वो मुख्य रूप से लिया जाता है, उसका जिक्र ज़रूर किया जाता है। चिपको आंदोलन 70 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। मानव और प्रकृति के प्रेम को दर्शाता था चिपको आंदोलन, जहां लोगों ने तय कर लिया था, किसानों ने तय कर लिया था कि वनों की कटाई होने नहीं देंगे। बेहद ज़रूरी है इस गंभीर विषय को इस आसान भाषा से समझते हैं कि जब हम छोटे थे तो क्या खेल खेलते थे? नदी और पहाड़, यानी नदी से बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाते थे और आज भी बारिश से बचने के लिए पेड़ को तलाशते हैं अगर कोई शेड ना मिले तो। इतना महत्वपूर्ण है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इन सबको प्रदूषण रहित अगर हम पर्यावरण को रखेंगे तो ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। वरना सुरक्षा और स्वास्थ्य हाशिए पर आ जाएगा। और किस तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ये हम उनसे जानेंगे जो पिछले 35 से 40 सालों से लगभग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए और जिस आंदोलन का मैंने जिक्र किया था ना, चिपको आंदोलन, उसमें भी शिरकत कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं राकेश दीवान जी की। वरिष्ठ पत्रकार है और पर्यावरण जानकार, पर्यावरणविद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से मैंने दर्शकों को बता दिया है कि एक लंबा समय बीत चुका है इस क्षेत्र से जुड़कर। शुरुआत मुझे याद है, आपने 70 के दशक में आपने बताया था कि चिपको आंदोलन से ही की थी और तब से एक क्रम जो शुरू हुआ तो आज भी जारी है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा दर्शकों को हम उस यात्रा के बारे में बताते हैं। मेरी यात्रा, बिल्कुल, पर्यावरण से जुड़ने वाली आपकी यात्रा। मैं बहुत पड़ोस के जिले होशंगाबाद का रहने वाला हूँ और होशंगाबाद में उस ज़माने में 70 के दशक में ही एक बांध बना था नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत, तवा बांध। उस तवा बांध से कुछ समस्याएं खड़ी हुई थी। ज़्यादा पानी हुआ था, उस इलाके की मिट्टी काली मिट्टी है जिसको कहा जाता है कि गहरी काली कपासी मिट्टी, ब्लैक कॉटन, डीप ब्लैक कॉटन सॉइल। तो उसमें पानी को रोक पाना ज़रा मुश्किल होता था और इसलिए कुछ समस्याएं उस ज़माने में खड़ी हुई और उसको लेके वहाँ के स्थानीय किसानों ने और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक मिट्टी बचाओ अभियान नाम का समूह शुरू किया, जिसने बहुत साल तक सरकार के साथ भी और समाज के साथ भी बहुत संवाद, उसमें अलग अलग प्रकार के सरकार के भी संवेदनशील अधिकारी रहे उस समय। तो उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई है तो इसको ठीक करना चाहिए जी। और उन्होंने कुछ बदलाव भी किए, कुछ नए तरीके के प्रयोग किए। लेकिन कुल मिलाकर के जो आज हम देखते हैं उस पूरी प्रक्रिया को, तो समझ में आता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना थोड़ा कठिन काम तो है और कठिन भी है। और अगर मान लीजिए आप बहुत समझदार नहीं है तो बहुत उल्टा उसका प्रभाव पड़ता है, उल्टे उसके नुकसान होते हैं। ये हर जगह हमने चिपको का आपने जिक्र किया, चिपको में हमने देखा कि किस तरह से जंगल खत्म होने और जंगल के कारण होने वाले संकट, उस संकट को हम अभी भी देख रहे हैं। अभी भी आप देखिए तो जो उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, भूस्खलन एक उदाहरण, भूस्खलन एक बहुत लगातार होता रहता है, ये जंगलों के ख़त्म होने का नतीजा है। लेकिन हम कभी सुनते नहीं हैं। हम असल में आजकल तो ये दिक्कत है कि हम इंसानों की नहीं सुनते, तो प्रकृति की सुनने का कैसे करेंगे आप? तो ये हमारा मिट्टी बचाओ का अनुभव रहा 70 के दशक में। उसके बाद फिर मैं इन चीज़ों से बहुत जुड़ा रहा। नर्मदा, इसके बाद नर्मदा के बांधों का प्रश्न हुआ, जिसमें मैं बहुत लंबे समय तक जो आंदोलन वहाँ चला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसमें शामिल रहा और बहुत साल तक हम लोगों ने बांध की समस्याओं को देश के सामने, समाज के सामने, सरकार के सामने लेके आए, कोर्ट में गए और पुनर्वास की बात की। पुनर्वास को लेके बहुत आंदोलन हुए, तो लोगों का ठीक ठाक पुनर्वास, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए कई प्रयास किए गए। अब जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, प्रदूषण की बात करते हैं, अब मैं आपसे, मुझे लगता है दर्शकों को ये जानना भी जरूरी है ये कि प्रदूषण के प्रकार कितने। वायु प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण की बात करें, ध्वनि प्रदूषण की बात करें, भूमि प्रदूषण की बात करें, अभी भूमि प्रदूषण पर हम बात करें तो मुख्य रूप से ये 4 प्रदूषण हैं जिनसे हमारा जीवन चक्र भी घिरा हुआ है। तो अगर ये प्रदूषण रहित होंगे
तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम बीमारी रहित रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि देखिए आप हम सब जो हैं वो असल में प्रकृति के हिस्से, एक व्यापक बहुत बड़ी पृथ्वी अगर आप कहें, या पूरा का पूरा जो हमारा आसपास का ताना बाना है, उसमें हम जो भी जीवित या निर्जीव भी जो प्राणी हैं वो उस प्रकृति का हिस्सा है। और उसके बीच उसके रिश्तों में अगर कुछ गड़बड़ होती है बीच में, जैसे पानी के साथ हमारा रिश्ता बहुत ख़राब हुआ है पिछले सालों में, पूरी दुनिया का हुआ है, हमारा भी हुआ है। इसलिए आप देखिए तो जब गर्मी होती है तो हम पानी के लिए हाय हाय करते हैं, बरसात होती है तो भी हम पानी के लिए हाय हाय करते हैं, क्योंकि वो रिश्ता आपका जो पानी का था वो ख़त्म हुआ है। ऐसे ही जंगल के साथ है, ऐसे ही हवा के साथ है, ऐसे ही और चीज़ों के। तो ये इसलिए कि वो प्रकृति के साथ आपका रिश्ता बिगड़ गया और इसलिए आप संकट में पड़े। तो प्रकृति के साथ और रिश्ते को पुनर्जीवित करने की, पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है, और तो शायद हम इसमें सरवाइव कर पाए। वैसे तो आप देखिए तो दुनिया भर के वैज्ञानिक तो 10 साल तक की बात कर रहे हैं, बहुत डरावना है। लेकिन वो कहते हैं कि आपके पास केवल 10 वर्ष हैं, और जो ये जो पूरा ग्रीन हाउस गैसेस का हो रहा है, और जो मौसम परिवर्तन की बहुत बड़े पैमाने पर बात हो रही है, अभी दुनिया भर में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, अभी जहाँ कभी कल्पना नहीं की उनने कि इतनी गर्मी पड़ेगी, 37 डिग्री 38 डिग्री टेम्परेचर होगा, और उसके कारण लोग परेशान हैं बेचारे। समुद्र में बैठे 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यहाँ टूट गया, यहाँ बरसात का तो नहीं, गर्मी का भी। आप 2 महीने पहले का क्यों भूल गए? 2 महीने पहले हमारे यहाँ 47, 48, कुछ जगहों पर 49 डिग्री टेम्परेचर गया है। आप थोड़ी कल्पना कीजिए कि मानव शरीर जो है वो 37 डिग्री 37 दशमलव कुछ डिग्री के लिए बना है। उतने से ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं बुखार आ गया, है ना, और तमाम हम पैरासीटामोल खाने लगते हैं। 49 डिग्री होगा तो क्या होगा आपके शरीर का, है ना। लेकिन उसको रोकने की या उसके प्रति कोई ईमानदार कोशिश करने की हमारी इच्छा नहीं है। एक ऐसा समय है जिस समय में हम सोचते हैं कि दुनिया अपने आप कर लेगी, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं और हम उस बात की सुनना नहीं चाहते। और प्रकृति तो बहुत मज़ेदार बात है। आप देखिए कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने तो बहुत ही मज़ेदार है कि उसने नर्मदा को जीवित नदी मान लिया, है ना। और भी कुछ विदेशों में, कुछ देशों में ऐसा हुआ है कि नदियों को जीवन दान, उन्होंने मान लिया कि ये जीवित नदी है। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने गंगा को कहा था कि वो जीवित नदी है, जीवित नदी है। अब ये एक एक नदियों की बात मत कीजिए, लेकिन कुल मिला के प्रकृति जीवित है, वो आपको इंडिकेट करती है, आपको बताती है। जैसे उत्तराखंड का आप फिर से उदाहरण लीजिए, अभी हाल में वो चल रहा है वहाँ पर कि एकदम अमरनाथ के बगल में ही एक भयानक बादल फटा और जिसके कारण 40 लोगों के गायब होने का और 16 लोगों के मरने की खबर आई है। ये अभी कुछ साल पहले 2013 में केदारनाथ में हुआ था, ठीक यही हुआ था, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का। और अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग हर साल हो रहा है। इंसान उसके सामने चपेटे में नहीं आता, इसलिए उसका ज़्यादा हल्ला नहीं मचता, लेकिन ये घटनाएं, ये दुर्घटनाएं लगातार बार बार हो रही हैं। प्रकृति संकेत तो प्रकृति आपको बार बार ये कह रही है, जैसे अपन अपने शरीर के बारे में जानते हैं ना, कि शरीर आपको इंडिकेट करता है। अगर आपको कोई बीमारी होने वाली है तो आपको पहले ही 2 दिन 4 दिन पहले समझ में आएगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर आप सुधर गए तो वो बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर आप नहीं सुधरे तो जाहिर है कि आप उसको भुगतने वाले हैं। प्राथमिक उपचार नहीं किया ऐसे ही प्रकृति का भी है। प्रकृति आपको इंडिकेट करती है, प्रकृति अपने तरीके से संकेत देती है, बार बार देती है। उसको अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आप, बल्कि उल्टा है, आप अगर बचना चाहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, अपने संसार को बचाना चाहते हैं, तो आप प्रकृति की सुन लीजिए। अगर आप नहीं बचाना चाहते हैं तो जैसे हैं वैसे रहिए। आप देख ही रहे हैं कि हजारों लाखों लोगों की क्या स्थिति बनती है, कैसे बनती है, उसमें क्या, मतलब प्रकृति के कारण जो विस्थापन हो रहा है वो तो भयानक है। दुनिया में मतलब कल्पना नहीं कर सकते आप। सूखे के कारण, भूखमरी के कारण, जंगल समाप्त हो गए उसके कारण, पानी नहीं है इसलिए लोग भाग रहे हैं। तो ये तो बहुत ही विचित्र सी स्थिति हम बनाते जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमको उसका भान नहीं है, हमको उसका एहसास नहीं हो रहा है कि ये संकट हमारे सामने। भोपाल का आप देख लीजिए उदाहरण, भोपाल तरीका शहर जिसमें कभी बाढ़ नहीं होना चाहिए। भोपाल तो पहाड़ का शहर है, पहाड़ पे बना हुआ शहर है, आप देखिए। तो यहाँ तो कोई भी पानी जो है वो नीचे बह जाएगा, बह जाना चाहिए, लेकिन आप देखिए जगह जगह पानी भरा, अभी भरा है। अभी मैं जब आया आपके स्टूडियो तो रास्ते में कई जगह पानी खूब भरा हुआ था, 1-1 फुट 2-2 फुट पानी भरा। तो
ये पानी कैसे भर गया? प्रकृति की जगह छीनी और हमने अपना हमने छीन हस्तक्षेप हम किया तो उधर। तालाब में, नदियों में मकान बना रहे हैं। नदी में, यहाँ पे कलियासोत में मकान बने हुए हैं, तालाबों में मकान बने हुए हैं। बड़ा तालाब जो हमारे लिए बड़ी नियामत है, 1000 साल से हमको पानी पिला रहा है, हमारे लिए सबसे सुरक्षित पानी का स्रोत जो है वो तालाब है। लेकिन हम तालाब में भी हरकतें कर रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं। 40 प्रकार के नाले जो है वो तालाब में हालांकि मिलते अभी हैं। बहुत सावधानी की बात की जा रही है, जितने भी हरे लेकिन वो रंग होता के, नहीं है। पीले रंग के डिब्बों की अगर हम बात करें, गीला कचरा, वो सूखा सब- कचरा, बावजूद इसके देखिए, भूमि सरकार नहीं प्रदूषण कर की हम बात सकती, इस करते बात हैं। को समझ लीजिए कि प्रकृति से या इस प्रकार की चीज़ों से जब आपको निपटना होता है तो ना कोई सरकार और ना कोई एनजीओ, ये तो सिर्फ वो हमारी ही नहीं कर जिम्मेदारी सकते। बनती है। ये समाज की जिम्मेदारी, सबसे बड़ा हाँ। जो जिसको कहते हैं सबसे बड़ा एनजीओ जो है वो हम या करते हैं। सबसे बड़ी सरकार है, वो समाज है। सही। समाज के अकल में ये बात नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ में आ रही भाई? क्यों आप पॉलिथीन का इस्तेमाल लगातार करते जा रहे हैं? थोड़ा मेहरबानी करके कम कर लीजिए। 50% भी कर देंगे आप तो बहुत समस्या का निवारण होगा, लेकिन नहीं करते हैं आप। पानी आप जहाँ चाहें, आपको कोई समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब आप कैसे मकान बना रहे हैं भाई। आपको ये कभी नहीं, कोई भी मकान बनाते समय ये निर्णय नहीं लेता कि पानी का बहाव कहाँ होगा। जल संवर्धन के बारे में लोगों को कम जानकारी नहीं है। पता है। संवर्धन तो बहुत आगे की बात है। अपना घर बना रहे हैं आप, जिस घर में आप रहने वाले हैं और आप सोचते हैं कि अगले 10-20 साल हम रहेंगे उस घर में, उस घर को आप पानी के मुहाने पर बनाते हैं। हाँ। और आपको इसका एहसास भी नहीं होता कि हम ये क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम इनको एक छोटे से सुझाव के तौर पर आपसे सुझाव ले लें दर्शकों को देने के लिए कि हमें दरअसल किया क्या जाना चाहिए। एक परिवार जिसमें 4 लोग रहते हैं, कुछ कॉलेज जाने वाले हैं, कुछ स्कूल जाने वाले हैं, एक हाउसवाइफ है और एक घर से दफ्तर जाने वाला पुरुष वर्ग। तो किस तरह से एक दिनचर्या होनी चाहिए, किस तरह से तौर तरीके होने चाहिए, छोटी छोटी सी बातें जिनका ध्यान रखकर हम कभी प्रत्यक्ष रूप से कभी अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण की मदद कर पा रहे हैं। देखिए, या ये तो करेंगे। ज़रा मुश्किल है कि हम अपन किसी घर के रूटीन के बारे में बात करें, क्योंकि लोगों की अपनी सुविधाएं, नौकरियां। अब अखबार में, जैसे तुमको मालूम है, मैं भी अखबार में काम करता था, तो हमारे समय का कुछ तय नहीं रहता। तो अगर हम रात को 3 बजे सोएंगे तो सुबह हम 6 बजे नहीं उठ सकते। इसलिए हम किसी का जीवन तय नहीं कर सकते। इतना भर है कि आप अपने जीवन में जो भी करें उसमें अपने आसपास की प्रकृति का, अपने पर्यावरण का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वो आपको लंबे समय में रिटेलिएट, मतलब जो वापस आपको मारने वाली है अगर आप नहीं समझ गए। अगर नहीं समझे, जैसे आपके घर का कचरा या आपके घर का पानी या आपके घर की कच्ची जो वो चीज़ें हैं, वो कैसे आप फेंकते हैं, कहाँ फेंकते हैं। ये बिल्कुल ये बुनियादी चीज़ है कि हमारे घर का कचरा, और ये बिल्कुल सिविक, इसे कहना चाहिए कि सामान्य सामाजिक शिष्टाचार है कि हम अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं। अगर आप ठीक से कचरा नहीं फेंकते तो आप असल में सामाजिक प्राणी नहीं रहे, है ना। अशिष्ट व्यक्ति हैं। ये अशिष्टता है कि आप जो है अपना कचरा जो है सड़क पर फेंकते हुए चले जाएं। ये अशिष्टता कहलाती है। तो अगर आप ठीक से ठिकाने लगाते हैं, इतना ही करेंगे आप, तो काफ़ी बदलाव होगा। इतना ही, अगर भोपाल में हम सब ये तय कर लें कि हम सब जो है अपना कचरा ठीक से ठिकाने लगाएंगे, ठीक से उसको रखेंगे, तो हम बहुत बड़ी समस्याओं को, अभी देखिए आप, पानी का जो ब्लॉकेज हो रहा है सीवेज सिस्टम में, वो तो कचरा बेकार फेंकने के कारण हो रहा है ना। आप जहाँ दिखता है वहाँ आप फेंक देते हैं उसको, हर कहीं सड़क पर फेंक देते हैं, हर कहीं नाले में फेंक देते हैं कहीं भी, तो वो चोक होता है और उससे आप क्या नल पानी भरता है। वो पानी भरता है तो आप अगर ये समझते हैं कि हम ऊंची कॉलोनी में रहते हैं, हमारे यहाँ पानी नहीं आएगा, तो ये गलत है। क्योंकि वो पानी जो है वो सीवेज के साथ आपके पीने वाले पानी में भी शामिल होता है। वो भी आपके यहाँ आता है, आप उससे 50 बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। तो ये छोटी सी बात है, अपना घर का कचरा हम, और ये बहुत सारे समाजों में, हमारे कुछ सर्वोदयी मित्र थे, गांधीवादी विचारक थे, वो मानते थे कि घर में 2 चीज़ें, किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति को अगर आपको ये देखना है कि वो कितना सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति है, तो आप 2 जगह जाइए, किचन जाइए और शौचालय जाइए। इन दोनों जगहों का निपटान कैसे करते हैं, उसको कैसे रखते हैं आप, इससे आपके सभ्य होने का सर्टिफिकेट है ये व्यवस्था, कि आप सभ्य हैं या आप सामाजिक प्राणी हैं या आप नहीं हैं। अगर आपका किचन बेतरतीब और गंदगी से भरपूर है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कहीं भी आप फेंक रहे हैं, या इसी तरह से शौचालय आपका बहुत बदबूदार और गंदगी से भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो सुसंस्कृति जिसे कहते हैं आप, एक सभ्यता है, उससे अभी बहुत दूर है इस प्रकार का।
तो ये हमको छोटी सी चीज़ है, ये कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इन समस्या है। 35-40 सालों में जहाँ से शुरुआत की थी आपने बदलाव की, ये कह सकते हैं बदलाव लाने के लिए ही अभियान शुरू किए जाते हैं, तब से लेके अब तक में क्या लोगों की दिनचर्या में बदलाव आपने देखा, तौर तरीकों में आपने बदलाव देखा, जो अब आप कह सकते हैं कि हाँ, संतुष्टि 100% नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि हाँ, अब लोग जागरूक हो गए। जैसे पिछले कोरोना के बाद हम स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए, ये पता चल गया कि सांसें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं, तो फिर लोगों ने इंडोर जो प्लांट है वो लगाने शुरू कर दिए, टेरेस गार्डन देखना शुरू कर दिया। हम देख सकते हैं लोगों के घरों में अब भले ही छोटे छोटे से पौधे होंगे पर होंगे घरों में, तो लोगों ने समझ लिया कि प्रकृति को नज़दीक ही रखना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है तो। पता नहीं, आप 40 साल का मेरा अनुभव कह रही हैं तो ये बात सही हो सकती है कि लोग जो हैं ज़्यादा सचेत हुए हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई जंगल बचना चाहिए या पेड़ बचना चाहिए या वन्य प्राणी बचना चाहिए या जो भी, मतलब पानी को ठीक से रखना चाहिए, ये सब समझ में तो आ, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। ये स्थिति बहुत बिगड़ती पिछले 40 सालों से देख रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ करना नहीं, कुछ आप करना नहीं चाहते, आप अपने पानी को साफ नहीं करना चाहते हैं, आप अपने, जैसे मैंने अभी छोटी सी बात की ना कचरे की, हाँ। कचरा फेंकना ही नहीं सीखा हमने अभी तक। ये कैसी विडंबना है कि 5000 साल की संस्कृति हमारी है, हमको जो है यूनिसेफ ये सिखाता है कि हाथ कैसे धोना चाहिए। 5000 साल की संस्कृति हमारी, भाई हम बार बार नाक ऊंची करके बोलते हैं सबको कि हमारी संस्कृति और है, ये लिखित रिकॉर्ड है उसका। हाँ। तो 5000 साल की संस्कृति वाले हम लोग हाथ धोना सीख रहे हैं अभी। ये क्या तरीका है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम इस प्रकार की परिस्थिति में जाते जा रहे हैं लगातार, और बद से बदतर होती जा रही है हालत। आप देखिए कि आज से 4 साल पहले या 10 साल पहले भोपाल का तापक्रम कैसा था, आपको याद है? ठंडी सड़क कही जाती थी, नंबर 1 जो रोड है लिंक रोड नंबर 1, उसमें जाते थे उसको ठंडी सड़क कहा जाता था। हमारे बचपन में ठंडी सड़क कही जाती थी हमीदिया रोड, क्योंकि हमीदिया रोड में उस जमाने में मरकरी बल्ब लगे थे और उसकी लाइट ठंडी मानी जाती है, तो उसको ठंडी सड़क कहते थे। लेकिन अभी ताज़ा भोपाल जो नया बना है राजधानी, उसमें हम मानते थे कि लिंक रोड नंबर, अभी लिंक रोड नंबर 1 का टेम्परेचर देखिए। भोपाल में जहाँ पर कि कभी लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी, गर्मी में कई बार लोगों को जो है वो चादर या कंबल ओढ़ना पड़ता था गर्मी के मौसम, मई जून में, उस भोपाल में 48 डिग्री 47 डिग्री तापक्रम है। और ये हमारे देखते देखते हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, हमारे आसपास के हमारे कारनामों के कारण हो रहा है। तो अब इसमें कोई भी क्या दोष देगा किसी को भी, तो कोई भी आंदोलन ठीक नहीं कर सकती है ये चीजें, जब तक हम जरूर कर सकती है, जरूर कर सकती है, लेकिन समाज उसमें आगे आना पड़ेगा। हमको ये खड़े होकर कहना पड़ेगा कि ये पेड़ नहीं कट सकता भाई। हाँ। ये जो कट रहे हैं आप देखिए, देखते देखते हमारे सामने कमला पार्क में 150 साल का पेड़ जो है वो गिर गया। कैसे गिर गया? पीपल के पेड़ की लंबी उम्र होती है, सैकड़ों साल उसको जीवित रखते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें वापस आ जाती हैं उसमें। लेकिन आपने इतना सीमेंट पूर दिया कि जो भी उसको प्राण रक्षा के लिए जो उसको भोजन चाहिए था, वो भोजन उसको मिल ही नहीं रहा है, तो सड़ गई जड़ें। पहले एक बात और मैं आपसे पूछना भी चाहूँगी, मुझे लगता है हम डिस्कशन भी करते हैं कि पहले का समय ऐसा होता था कि जब कोई घर से बाहर जाता था, अगर उसकी क्यारी में कुछ पौधे लगे हुए हैं तो जाने से पहले वो पड़ोसियों को बोल कर जाता था कि उन क्यारियों में पानी दे देना, ताकि वो मुरझाए ना। बिल्कुल, वो कल्चर ही खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, संस्कृति खत्म नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि दोस्ती नहीं है आपकी, आपका रिश्ता समाप्त हो रहा है, आपका रिश्ता प्रकृति के साथ समाप्त हो रहा है। ये कोई पोंगापंथी नहीं है कि रात को हमारी दादी कहती थी कि आपको पेड़ पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि भाई वो भी सो जाते हैं जैसे तुम सो जाते हो, सो गए वो, अब उनको क्यों तोड़ रहे हो तुम? कभी कितनी बुरी हालत हो, हम बीमार पड़ जाएं और हमको काढ़ा पिलाना हो और तुलसी के पत्ते चाहिए हो, तो रात को नहीं तोड़े जाएंगे। आपको चाहिए तो आप दिन में तोड़ लीजिए, रात को नहीं तोड़े जाएंगे। ये पोंगापंथी नहीं है, ये वो रिश्ते का एक प्रकार से स्थापना है कि भाई हमारे रिश्ते प्रकृति के साथ किस तरह के, हम कैसे उसको अब ये जो कोर्ट वगैरह ने या सरकारों ने अभी जीवित नदी वगैरह कहना शुरू किया है, लेकिन ये तो हम लगातार बरसों बरस से मानते आ रहे हैं कि प्रकृति जीवित इकाई है। फिर हम क्यों भूल जाते हैं? हाँ, जीवित इकाई है, और उस जीवित इकाई को हमको जीवित इकाई की तरह रखना पड़ेगा। वो रिश्ता हमारा समाप्त हो गया। अभी जब आपको टोंटी से पानी आ रहा है तो पानी की अहमियत आप कैसे जानेंगे? आपका पानी जो है वो पैसे से जुड़ा हुआ है,
आप जितना पैसा खर्चा कर सकते हैं उतना आप पानी ला सकते हैं बहुत आराम से। तो इससे जाहिर है कि रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। रिश्ते समाप्त हो रहे हैं तो पर्यावरण के संकट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि बारिश का समय चल रहा है तो थोड़ा सा पानी को बचाने के बारे में हम बात करें अगर दर्शकों के लिए। बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि बारिश के पानी को बचाने का एक तरीका बिल्कुल, अच्छा। और बचाया जा सकता है। हाँ। बहुत सारा पानी जो आ रहा है, देखिए पहले तो पानी के भोपाल में जो भंडार थे, पहले तालाब थे बहुत सारे, उन तालाबों में पानी गिर जाता था जाकर के, जितना भी पानी गिरना होता था, इससे ज़्यादा बरसात होती थी, वो बरसात जो है वो उन तालाबों में समेट ली जाती थी और फिर बचा खुचा पानी जो था वो नदियों में जाता था, आसपास की कलियासोद में जाता था, यहाँ जाता था, बेतवा में जाता था, तमाम नदियों में उससे आगे बढ़ता था, चंबल में गया, फिर चंबल से यमुना में मिला, फिर उसके बाद गंगा में मिला, फिर समुद्र में चला गया। तो पानी का एक पूरा सर्कल रहता था। अब क्योंकि पानी के हमने स्रोतों को बंद कर दिया है, सारे तालाबों में मकान बना लिए हैं, सारे तालाबों को पूर दिया है, उसमें दुकानें बनाई गई हैं, उसमें सब, तो इसमें जो पानी रखने की जगह थी, जो पानी का भंडारण था, वो समाप्त हो गया। उस भंडारण को हम फिर से कर सकें। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप बरसों पुराने तालाबों को फिर से जीवित कर सकें, ये संभव नहीं, लेकिन जो आज बचे हुए हैं उसके बारे में थोड़े सचेत हो जाएं। आज जो हमारे आसपास के तालाब हैं अभी जीवित हैं, बड़ा तालाब जैसे भोपाल का हमारा जीवित है, उसको दिखता है हमको सामने, तो उसमें कम से कम मेहरबानी करके कचरा फेंकना बंद करें। जो नाले जा रहे हैं उन नालों को रोकना शुरू करें, उन नालों को बंद करें, उसका सीवेज सिस्टम ठीक करें, ये व्यवस्था हम कर सकते हैं तो हम तालाब को बचा पाएंगे। तालाब यानी कि पानी का भंडार। सही बात है। तो जितना पानी आपका गिरेगा वो उस तालाब में जाएगा और वो तालाब उसको रोक के रखेगा उस तरह से, और उससे आपके पास पानी की समस्या नहीं होगी। तो वो अगर करना शुरू करें आप, तो जाहिर है कि आपकी जो आज समस्या है वो समस्या नहीं होगी। आज जिस तरह से आप बाढ़, पानी आता है तो बाढ़ आ जाती है, और पानी नहीं रहता है तो अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, मरे जाते हैं, आप लाइन लगा लगा करके पानी ले रहे हैं एक एक बाल्टी, बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं आप गर्मी में। इसी 2 महीना पहले ये स्थिति, तो ये स्थिति नहीं होगी अगर आप पानी को ठीक से वापरेंगे तो। यहाँ का पानी मतलब बारिश का पानी हमें गर्मियों में बचा देगा। बिल्कुल। और इसलिए दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो, और इस पर बहुत लोगों ने अपनी राय दी है, वैज्ञानिकों ने दी है, जल विशेषज्ञों ने दी है, कि प्राकृतिक संसाधन और खासतौर पर पानी इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, वो केवल सहयोग के लिए आप कर सकते हैं। इंदौर में इतने सारे तालाब हैं, इंदौर में उन तालाबों को आप सुधार लेते तो आपको नर्मदा लाने की जरूरत नहीं थी, या अगर लाना भी पड़ता आपको तो बहुत थोड़ा बहुत, कभी एक आध बार के लिए आपको लाना पड़ता। अभी तो आपके हर समय 3 फेज हो गए अभी आपके नर्मदा के। भोपाल में भी यही हालत है। यहाँ के पानी को आप सोचिए आप कि दुनिया में ऐसे शहर बहुत कम हैं जिनके पास भोपाल तरी का तालाब है। भोपाल का तालाब जो है वो अद्वितीय है, इतना पानी का भंडार हमारे पास है, फिर भी हम नर्मदा का पानी लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं? ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप भोपाल के तालाब को ठीक करके रखेंगे, और इस पे बिल्कुल अभी की बात है, तो 50 के दशक तक इस तालाब के पानी को लोग सीधा पिया करते थे, बिना किसी फिल्ट्रेशन प्लांट के, सीधा वहां से पानी लेके अपने घर में उसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि साफ सुथरा पानी था। आपने उसमें 40-50 साल हमने ही फैलारा किया है, समेटना भी हमें ही है। जाहिर है आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे पूछूंगी, समय कम है और मैं चाहूंगी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमने अभी जल प्रदूषण की आपने बात कर ली, हमने भूमि प्रदूषण की भी बात कर ली, हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वायु प्रदूषण की भी बात कर ली, और मैं चाहूँगी इस पर भी मैं आपसे सवाल रख लूँ। लेकिन ध्वनि प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर हमें चर्चा की जानी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण, उसका पर्यावरण से सीधा ताल्लुक है ना? बिल्कुल है। मतलब आप सोचिए, मतलब बहुत सारा है। आप अगर इस प्रकार का अध्ययन करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे, जो बहुत बड़ी संख्या में आबादी है वो बहरी हो रही है, सुन नहीं पा रही, वो पूरी बात सुन नहीं पाती, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा साउंड है, इतना ज़्यादा है, और वो साउंड लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उसको जोड़ा गया अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग कारणों से जोड़ा गया। जैसे खुशी, हमको अगर प्रसन्न होना है तो हमको डीजे लगाना पड़ेगा, वो ये जोड़ है आपका, और डीजे में आपको डांस करना पड़ेगा। डीजे जो है वो कितने डेसिबल का होता है? सही। वो तो आपके कानों को फाड़ने वाला है। आप भले ही डांस करते हो, लेकिन आपको बाद में समझ आता है कि आप जो है बहरे होते जा रहे हैं वो डीजे को सुनते सुनते। तो ये जो सिस्टम है
वो सिस्टम उसको देखने की और समझने की ज़रूरत है कि उसको रोकें, उसको कम जी, करें। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। बिल्कुल, निश्चित ही। मतलब सभी काम जो है वो दूसरों पर नहीं छोड़े जा सकते। अगर हम एक एक सदस्य मिलकर अगर हम चाहें तो पर्यावरण को बचा सकते हैं। बिल्कुल। बीती ताही बिसार देते हैं, आज से ही इसकी शुरुआत करते हैं। फिलहाल के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे राकेश दीवान सर का, हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार, पर्यावरणविद। और इसी के साथ खूबसूरत सी बात और खूबसूरत सी पंक्तियां बशीर बद्र साहब ने कह दिया था कि अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, कि अगर फुर्सत मिले कि पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। जो दरिया जो है वो हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना कहता है। फिलहाल के लिए इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ ही मैं आपका यही धन्यवाद करना चाहूंगी। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।